वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हरियाणा के सेंसस को समझा। उससे लास्ट क्लास में हरियाणा की पॉलिटी अपनी कवर हो गई थी और हरियाणा ज्योग्राफी का काफ़ी पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की क्लास से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हरियाणा के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, और वो है हरियाणा की हिस्ट्री। ऐसा तो ज़्यादा कोई हरियाणा की बड़ी हिस्ट्री है नहीं, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हरियाणा की, वहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं आप लोग को ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपकी हरियाणा से रिलेट करेगी, ना कि वो चीज़ें जो आपकी इंडिया से रिलेट करेगी। हाँ, जो हेल्प मिलेगी वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो एज़ यूजुअल अपनी जो क्लास स्टार्ट होती है मोटिवेशन कोट के साथ, तो हैव फेथ ग्रेटर थिंग्स आर ऑन देयर वेज। बिल्कुल सही कहा। तो आप बिल्कुल फेथ रखिए, जो ग्रेट चीज़ें हैं, जो महान चीज़ें हैं वो अपने रास्ते पे ही है। बस आप विश्वास रखिए। आप जिस चीज़ की मेहनत कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और ये विश्वास रहना चाहिए कि हाँ यार, आज नहीं तो कल ये नौकरी मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल फेथ रखना है हमारे ऊपर भी और आपको अपने ऊपर भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखो, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है वो समझना आप लोगों को। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को हरियाणा की स्टोरी के बारे में बताऊं तो आपको क्या समझना है। देखो, हरियाणा की स्टोरी शुरू होती है कहाँ से। अब यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग हरियाणा की भी बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोग का बैकग्राउंड तैयार करा देता हूं। देखो, बहुत सारी यूरोपियन कंपनी इंडिया के अंदर आई। पुर्तगाल आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इन सब के आने का रीजन क्या था वो आप लोग को पता है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो रूट था वो रुक गया था। उसके बाद नए नए डेवलपमेंट यूरोप के अंदर हो रहे थे। डिमांड जो मसालों की थी, स्पाइसेस की थी, वो लगातार बढ़ रही थी। लग्जरियस गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी। तो ये सारे वो फैक्टर होंगे जो किस तरफ खींचे चले आएंगे इनको, इंडिया की तरफ। जब ये लोग इंडिया की तरफ आते हैं तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अब हुआ क्या कि इतनी सारी कंपनियां काम कर रही थी। ब्रिटेन ने देखा कि अब सिर्फ मेरी मोनोपोली होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, पहला स्टेप उसका ये रहता है कि यार सबसे पहले तो इन फॉरेन पावर्स को, इन यूरोपियन पावर्स को मुझे डिफीट करना है। और वो उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ता है। कौन कौन सी? बैटल ऑफ सवाली हुई, बैटल ऑफ बेदरा हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास हुआ, और जब ये कर्नाटक वॉर हुआ, जब इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी तो फाइनली अकेला बचा कौन? अकेली मोनोपोली किसकी आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की आ गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली आई तो अगला स्टेप अब उसका क्या हुआ? अब मेरे को ऐसी जगहों पर जाना है, ये जो बंगाल रीजन है, मैसूर रीजन है। अब बंगाल का हैंडीक्राफ्ट आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी फेमस है, और उस टाइम पे तो हुआ ही करता था। तो ये लोग बंगाल के अंदर जाएंगे कि बंगाल में विक्ट्री करनी है, मैसूर में करनी है, पंजाब के अंदर करनी है। अब हरियाणा जो है, एक तो उसकी दिल्ली के नज़दीक की बाउंड्री हो गई, और दूसरा पंजाब का रीजन। तो ये लोग जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जैसे सरजी अर्जन गांव की जो संधि हुई उसके तहत हरियाणा मिला। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग को हिस्ट्री के अंदर दिखाई देगी। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर पूरा पंजाब जीत लिया हो, एक साल के अंदर पूरा बंगाल जीत लिया हो। एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, और वही लंबी लड़ाई का रिजल्ट आप लोगों को दिखाई देगा कि लास्ट के अंदर ये इतने लंबे टाइम तक रुक पाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो अपना पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये रीजन जो हुआ करता था, यहाँ पर 1789 से, लिख देता हूँ मैं, 1789 से 94 तक महाजी जो सिंधिया जी तो उनका रूल था। तो जो अपने रूल थे 1789 से 94 तक, महाजी सिंधिया इनका रूल था। उसके बाद जो रूल किया वो किसने किया? दौलत राम ने। ये कब से कब तक? 1794 से 1802 तक। तो यहां पर आपको दिखाई देगा महाजी सिंधिया जी, उसके बाद दौलत राम आते हैं, और 1803 के अंदर एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है जिसका नाम था सरजी अर्जन गांव की संधि। और ये जो सरजी अर्जन गांव की संधि हुई 1803, इसके अंदर दौलत राम सिंधिया से क्या कर लिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा रीजन को सीड कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1803 एक टर्निंग मूवमेंट था ऐसा, जब हरियाणा के पार्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था? अक्वायर्ड कर लिया था।
अब देखो ये तो सिर्फ हरियाणा की बात है, अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री पर भी जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई नई पॉलिसीज दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये लोग बंगाल की तरफ गए। जब बंगाल में जाते हैं तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन सरफराज, अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ इनकी बैटल ऑफ प्लासी होती है, प्लासी का युद्ध होता है, और वहां से कंपनी क्या होने लग जाएगी, एक ट्रेडिंग कंपनी से किंग मेकर कंपनी बन जाएगी। फिर उसके बाद ये लोग बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर में इनकी आपको बड़े लेवल पर बंगाल पर मोनोपोली दिखाई देगी। और जब ये बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया उसके बाद ये लोग इलाहाबाद की ट्रीटी करते हैं, और इस इलाहाबाद की ट्रीटी में आपको क्या खास दिखाई देगी, आपको खास चीज़ ये दिखाई देगी कि डायरेक्ट रूल इनका नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्ट रूल इनका आ गया। फिर उसके बाद 65 से 72 तक बंगाल के अंदर डायरेक्टली लगा दिया जाता है, द्वैध शासन लगा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये लोग रूल कर रहे हैं। फिर ये लोग मैसूर की तरफ बढ़ेंगे। मैसूर में 4 लड़ाइयाँ हुई, हैदर अली के साथ और टीपू सुल्तान के साथ, और फिर मैसूर के साथ सब्सिडरी अलायंस किया गया। यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने मराठों के साथ लड़ाई की, फिर सिख के साथ, पंजाब के साथ, ये लड़ाइयाँ इनकी चलती रही। और इवन जो विदेशी ताकतें थी इस टाइम पे, अफगान वगैरह, उनके साथ भी इनकी लड़ाइयाँ चली। तो रिजल्ट ये निकल के आया, लास्ट मोमेंट पे इनको क्या करना है, पूरे इंडिया रीजन को, वो रीजन को जो इनके लिए बेनिफिशियरी है उसको अक्वायर करना है। तो लो भाई वो भी कर लिया। अब वो जब रीजन मिल जाएगा इनको पूरा, अब देखो यहां पर 1803 के अंदर दौलत राम सिंधिया जी को हराया और उनके साथ सरजी अर्जन की संधि की और कहा कि भाई अपना पूरा का पूरा रीजन किसको दे जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये जो पंजाब और ये नॉर्थ हरियाणा, ये वाला जो रीजन है, अब आप थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट समझना, इस रीजन के अंदर ये सारी चीजें आप लोग को लिखी हुई मिल जाएगी। इस रीजन में आपको दिखाई देगा कि ब्रिटेन ने पूरे इंडिया में 3 पॉलिसी लागू की थी। एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जिसको आप लोग कहोगे, एक जो पॉलिसी थी आपकी कौन सी थी, जिसको कहा जाएगा परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। एक जो पॉलिसी आपकी थी वो थी रैयतवाड़ी, एंड अनदर वन इज आपका महालवाड़ी। ये 3 सिस्टम इन्होंने लैंड रेवेन्यू को लेकर लागू किए। अब यार एक चीज बताओ, देखो कितना दिमाग से खेलती है ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको पता है कि हम रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट ये ऐसी जगह पर लागू कर सकते हैं जहां पर ये चीजें दिखाई दे रही। जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर कंपनी का ओनर, लैंड का ओनर किसको बना दिया, जमींदार को बना दिया। तो जमींदार को वहीं पर लैंड का ओनर बनाएंगे जहां पर जमींदार का दबदबा होता था। अब दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया के अंदर जमींदार को कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनको तो पता ही नहीं कि जमींदार है क्या। तो वहां पर तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू करेंगे, वहां पर नया सिस्टम लेकर आएंगे रैयतवाड़ी। वहां के लोगों से पूछोगे भाई जमींदार कौन है, तो ये तो कहेंगे यल्ले ठीक है, तो उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो साउथ इंडिया में ये लोग रैयतवाड़ी करेंगे क्योंकि वहां पर पता है कि एक तो जो पर्वतीय रीजन ज्यादा है, माउंटेनियस रीजन ज्यादा है, तो जोत जो है, जो खेत है वो बटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनको इकट्ठा करना एक जमींदार को देना, दैट नॉट सो पॉसिबल। तो वो इतना पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कर सके। और दूसरा, जमींदार एक्टिव सिर्फ नॉर्थ इस वाले इंडिया रीजन में है, जैसे बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, वाराणसी बनारस का रीजन हुआ, यहाँ पर है। हमारे हरियाणा में क्या है और पंजाब में क्या है, यहाँ पर यार एक आदमी ऐसा होता था, अगर वो खड़ा हो जाए तो पूरा गांव उसके पीछे खड़ा होता था। अगर उसने बोल दिया हाँ है तो हाँ है, उसने ना बोला तो ना है। अब इन्होंने ये चाल चली, इन्होंने देखा कि यार सरजी अर्जन की ट्रीटी तो हमने कर ली है, अब कुछ ऐसा भी कमाल करते कि यहां से हरियाणा के इस रीजन से, पूरा स्टोरी के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, समझते हुए चलना। हरियाणा के इस रीजन से हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, अब यहां से रिवेन्यू लेना शुरू कर देते हैं। और वो रिवेन्यू मिलेगा कैसे, तो भाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आओ। ब्रिटेन के अंदर नए नए फिलोसफर आ रहे हैं, वो पॉलिसीज दे रहे हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम आपको दिखाई देगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट था। जो रिकार्डो ने क्लासिकल थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि यार एक जमीन का किराया है, ये जमीन है, इस पर एक खेती करता है कोई किसान, उसके जो वेजेस है वो निकालो, बाकी जो सरप्लस मिलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, मतलब एक व्यक्ति के पास जाएगा। महालवाड़ी सिस्टम में इन्होंने क्या काम किया, ग्राम प्रधान बना दिए। महाल का मतलब ये गांव का प्रधान, बहुत सारे गांव का ग्रुप बना दिया और कहा कि भाई ये इस गांव का प्रधान होगा,
इस प्रधान की जिम्मेदारी होगी, इसकी ड्यूटी होगी कि टैक्स को, रेवेन्यू को कलेक्ट करना और किस तक पहुंचाना, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाना। और ये महालवाड़ी वहीं पर ज़्यादा सक्सेस है जहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता हो, ग्राम प्रधान वाला। और आपको पता है ग्राम प्रधान वाला कॉन्सेप्ट पंजाब और हरियाणा के पार्ट के अंदर मेजर पार्ट में दिखाई देगा। यहाँ पर जमींदारी सिस्टम सक्सेस नहीं हो पाता था, यहाँ पर ग्राम प्रधान वाला महालवाड़ी सिस्टम आई। सिस्टम क्या था, गांव 10 से 12 गांव है या 8 गांव है, कोई भी XYZ मान लो, इन गांव के ऊपर एक प्रधान है। इस प्रधान को कहा गया कि भाई प्रधान तेरी जिम्मेदारी होगी कि इन सभी गांव से रिवेन्यू कलेक्ट करके किसको देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। दूसरा क्या हुआ, जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन कराते थे, नील की खेती कराते थे, जबरदस्ती उन चीज़ों की खेती कराई जाती थी जिसकी डिमांड यूरोप के अंदर। तो इससे क्या होगा, हमारी लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाएगी। अब वो किसान बेचारा क्या करेगा, वो किसान तो मरता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये लोग चाल चलते थे। आप लोग हिस्ट्री के अंदर, भरत सर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे, तो उसके अंदर आप लोग और ज़्यादा जानोगे कैसे कैसे इनका चेहरा उजागर दिखाई देता है। चलिए अब ये चीज़ देखते हैं। तो हरियाणा के अंदर महालवाड़ी सिस्टम सक्सेस था। अब आगे देखते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब पूरा का पूरा हरियाणा इनको मिल गया, अब इनको ये पता है कि यार ये हरियाणा रीजन है, यहां पर अगर हम लोग डायरेक्ट रूल करते हैं तो डायरेक्ट रूल में बड़ी प्रॉब्लम होगी कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, और हम तो है मुट्ठी भर और हम इनकी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। तो ऐसा कर देते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि इस रीजन को इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी आपको पता है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता मतलब बंगाल। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर इस पूरे के पूरे रीजन को इन्होंने सरजी अर्जन गांव की संधि के बाद क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। तो ये भी एग्जाम के अंदर एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बंगाल को अक्वायर्ड किया गया तो उसको किस प्रेसिडेंसी के अंदर रखा गया था। अब ये प्रेसिडेंसी का मतलब आप लोग डिटेल के अंदर समझ लोगे। देखो अब ये समझना है, 2 पार्ट हुआ करते थे इनके। एक तो हुआ करता था असाइन टेरिटरी या स्मॉलर पार्ट, और एक इनका हुआ करता था कौन सा, लार्जर पार्ट। अब इनको ये पता है एक बड़ा क्षेत्र, एक छोटा क्षेत्र है, जहां पर पॉसिबल है इस छोटे क्षेत्र की तो उसको हम लोग डायरेक्ट अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन जो बड़ा रीजन है उस बड़े रीजन से रिवेन्यू भी लेना है, उस बड़े रीजन से मिलिट्री हेल्प भी लेनी है, और उस बड़े रीजन से दूसरी हेल्प भी लेनी है। तो इनको पता है कि यार हम लोग तो प्रैक्टिकली डायरेक्ट रूल वहां पर नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि वहां पर एक लोकल रूलर को भेज देते हैं। जींद देखो, पटियाला देखो, नाभा देखो, यहां पर लोकल रूलर्स थे, बल्लभगढ़ देखो, नाहर सिंह। तो ये जो लोकल रूलर्स हैं ये क्या करेंगे, ये हमारे लिए पावरफुल होंगे और हमारे लिए फेथफुल भी होंगे कि कल की डेट को अगर प्रजा या जनता आवाज उठाएगी तो वो किसके खिलाफ उठाएगी, अगर कोई गलत पॉलिसी लागू करते हैं हम लोग तो इनके खिलाफ, और ये उस पॉलिसी को दबा देंगे। तो सोच देखो भाई साहब इन लोगों की कि भाई अगर कुछ भी चीज होती है तो लोकल रूलर सामने खड़े हुए हैं, एक आड़ बनकर खड़े हुए, और पीछे से एक्चुअल में रूल कौन कर रहा है, यही कर रहा है। डायरेक्टी में भी तो यही था, द्वैध शासन जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें भी यही सिस्टम था। तो ये चीजें इन्होंने की, पहले तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रखा, फिर असाइन टेरिटरी को अंडर कंट्रोल ऑफ कंपनी रखा गया, और लार्जर पार्ट को क्या कर दिया गया, लोकल रूलर के अंदर। तो वो किसके लिए फेथफुल थे, पावरफुल थे, कंपनी के लिए थे। वो कैसे था आपको समझ में आ गया। इससे 2 चीजें हो रही है, पैसा भी बच रहा है, एक ऐसा ग्रुप भी तैयार हो रहा है जो हमारे सपोर्ट के लिए काम करे। अब इन लोकल रूलर को लगेगा कि यार हमें तो पहले ही जीता जा चुका है, हमारे साथ तो पहले ही लड़ाइयाँ हो चुकी है, और नहीं जाएंगे तो ये लोग वैसे मारेंगे। तो एक्सपोर्टर ग्रुप भी तैयार हो रहा है, और दूसरा लोकल रूलर है, जनता अगर कुछ आवाज़ उठाएगी तो ये लोग सामने खड़े होंगे। तो ये कुछ इनकी सोची समझी साजिश होती थी। 1857 का रिवोल्ट अभी आज की क्लास में आप लोग समझोगे तो वो फेल क्यों हुआ। जमींदार ग्रुप, ये सपोर्टर वगैरह, डायरेक्टली ये दिखाई देगा कि हाँ भाई ये किसानों के साथ थे, ये आर्मी मैन के साथ थे, सैनिकों के साथ थे, लेकिन इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले से सपोर्टर तैयार कर दिया था। तो महालवाड़ी सिस्टम, ये सब आप लोग को पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे की तरफ। जब ब्रिटिश ने इसको पूरा अक्वायर्ड कर दिया, लोकल रूलर को कुछ पार्ट दे दिया, कुछ पार्ट अपने अंदर कर दिया, तो उन्होंने इनके अंदर 3 सब डिवीजन बनाई। ये 3 सब डिवीजन कैसे बनाई ये देखना है।
तो ब्रिटिश ने डिवाइड कर किया ये पूरे हरियाणा के पार्ट को 3 सब डिवीजन के अंदर। कैसे कैसे? सबसे पहले तो नॉर्थ सब डिवीजन आएगा, नॉर्थ एरिया आएगा, नॉर्दर्न सब डिवीजन। उसके अंदर कौन सा आएगा? आपका रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत। ये 4 जो एरिया है, रोहतक वाला, हिसार वाला, पानीपत वाला और ये कौन सा, सोनीपत वाला। अब एक चीज देखो आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा की। जब हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि ये वाला पोर्शन देखो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये अलग रीजन है। यहां पर ये जो रोहतक हिसार वाला रीजन है, ये नॉर्थ रीजन हुआ। और ये यहां की लैंड भी आपको उस टाइम पे अच्छी खासी फर्टाइल लैंड दिखाई देगी। दूसरा सेंट्रल एरिया होगा, जो सेंट्रल एरिया होगा उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ। अब ये सोनीपत इन सबसे नीचे क्या पड़ता है? अपना दिल्ली रीजन पड़ता है। दिल्ली या इवन आप लोग देख सकते हो झज्जर के आसपास का एरिया भी इसी के अंदर इंक्लूड होता था, दिल्ली रीजन। और तीसरा फिर है सदर्न रीजन। सदर्न रीजन के अंदर आज का जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, होडल, ये सब रीजन है। ये वाला रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल एंड मेवात, ये 3 रीजन इन्होंने बांट दिए। तो इन्होंने सिंपल सा काम किया, अक्वायर्ड किया रीजन को। अक्वायर्ड करने के बाद कुछ रीजन अपने हाथ में रखे, कुछ बड़े पार्ट जो थे वो लोकल रूलर्स को दे दिए जो इनके लिए फेथफुल थे। उसके बाद इन्होंने 3 सब डिवीजन बना दिए और वो जो 3 सब डिवीजन बने वो इस तरीके से इनके सब डिवीजन बने। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखनी है, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है। अब समझते हैं आगे। देखो, हमें मेन चलना था इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को समझने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करा देता हूं। इन्होंने क्या काम किया है 1857 के रिवोल्ट को समझने से पहले? देखना, इन्होंने क्या काम किया, जब ये 3 पार्ट डिवाइड किए हैं तो इन्होंने हरियाणा के पार्ट पर महालवाड़ी सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम को थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। महालवाड़ी सिस्टम, देखो, महल का मतलब ही होता है ग्राम प्रधान या गांव का, गांव समुदाय। ये ए रीजन है, ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। इस गांव के अंदर एक ग्राम प्रधान बैठा दिया, मान लो ऐसे 5-7 गांव है। इस ए पर पीजेंट क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। जब ये किसान खेती कर रहा है यहां पर, तो ये किसान क्या करेगा, इस ग्राम प्रधान को क्या देगा, रेवेन्यू देगा। फिक्स कर दिया कि भाई आपको इतने % देना है, लैंड का सर्वे वगैरह करवा दिया, बाकी सारी चीजें हो गई, आपको ग्राम प्रधान को इतना देना है। अब ये किसान बेचारा क्या सोच रहा है, किसान को पता है कि यार एक फिक्स अमाउंट मेरे को प्रधान के पास पहुंचाना है। और प्रधान किसके पास पहुंचाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जब ये सारी की सारी चीजें होगी तो ग्राम प्रधान की तो ये ड्यूटी बनी हुई है, फिक्स पैसा किसके पास आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसान जो है, पीजेंट जो है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि अगर मेरी इनकम हुई तो 2 पैसे मुझे भी बच जाएंगे, नहीं हुई तो मैं साहूकार से, महाजन से, इनसे क्या ले लूंगा, कर्ज ले लूंगा, उधार ले लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर इसकी ड्यूटी फिक्स है, इसका रेवेन्यू फिक्स है, लेकिन जो हमारे किसान है, पीजेंट है, उनका कुछ भी फिक्स नहीं है। अब यार उस टाइम पे भारत है ना, कभी मानसून ज़्यादा जल्दी आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई दूसरी बीमारी फैल गई, तो उसकी वजह से किसान बेचारा पिसता ही पिसता था। किसान इसी उम्मीद में रहता था, इस साल नहीं अगले साल हमारी फसल अच्छी होगी, अगले साल मेरी ज़्यादा कमाई होगी तो मैं और ज़्यादा पैसे दे पाऊंगा। लेकिन होता क्या था, ग्राम प्रधान आता था, भाई पैसे देने, रेवेन्यू देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचाना है। ये जाता था साहूकार के पास, कर्ज लेता था। साहूकार की वैसे कमाई हो रही है, साहूकार ने पैसा दे दिया और कहा कि भाई इस तारीख को मेरे को ये पैसा वापस चाहिए। ठीक है भाई, वहाँ साहूकार का कर्ज बढ़ता गया। यहाँ पर क्या होता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू जा रहा है। एक बार सूखा पड़ गया, बेचारे किसान की फसल अच्छी नहीं हो पाई, उसको नुकसान हुआ, और कर्ज लिया और नुकसान, और कर्ज लिया और नुकसान। और एक टाइम ऐसा आया कि इस किसान को पता चला कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, और फाइनली इस किसान ने आत्महत्या कर ली। इन सब के पीछे का बैकग्राउंड कौन तैयार करवा रहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पॉलिसी कौन लागू कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यार सेना में काम करने कौन जाएगा, अब कोई बड़ा ग्रुप तो जाएगा नहीं, जिसके पास पैसा वो तो जाएगा नहीं। जो किसान का बेटा है वही सेना में काम कर रहा है। जब इस किसान के बेटे को पता चलेगा
कि मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली है और उसका कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही, कर्ज का बोझ बढ़ा। और कर्ज का बोझ भाई साहब क्यों बढ़ा? क्योंकि ये नीति है इनकी। तो वो तो एक दिन विरोध करेगा, वो तो बोलेगा मैं तो अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, है ना। तो वो चीज़ तो निकल कर आएगी ही आएगी यहाँ पर। तो ये इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि यहाँ पर ये सिर्फ एक ग्रुप को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर का डिक्लाइन किया, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, उन फसलों पर ज़्यादा फोकस किया जिनकी डिमांड यूरोप के अंदर ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर अगर ये लोग एग्रीकल्चर को डिक्लाइन करेंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि भारत पिछड़ रहा है उससे, क्योंकि भारत के लोग तो खेती कर रहे हैं। तो ये इनकी कुछ ऐसी पॉलिसी हुई थी कि यही सारी की सारी पॉलिसी इकट्ठा होकर एक दिन एक बड़े रिवोल्ट के रूप में धमाका करेगी और उसको कहा जाएगा 1857 का रिवोल्ट। तो जैसे आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पीजेंट रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ये सब बिल्कुल सही नाम है। इस रिवोल्ट का कोई एक रीजन नहीं था, आप लोग को आज की क्लास में समझ में आएगी। बहुत सारी इनकी पॉलिसीज थी। वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी अभी मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगा अभी। तो ये चीज़ें, ये बैकग्राउंड ये लोग तैयार कर रहे हैं। पहले तो क्षेत्र को जीता है, उसके बाद वहाँ पर पॉलिसी लागू की है, किसान पिछड़ रहा है, किसान का एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, और वहाँ पर सेना में काम कर रहा है उसका बेटा, तो वो तो इस चीज़ से आहत होगा ही होगा। तो अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो ये कौन सा है आपका 1857 का रिवोल्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले की स्टोरी ऐसा कोई ज्यादा स्टोरी हरियाणा के पर्सपेक्टिव में है नहीं। अब दो चीजें होती है, एक होता है रिवोल्ट और एक होता है रिवॉल्यूशन। सुनना, एक होता है विद्रोह, रिबेल या रिवोल्ट, और एक होती है क्रांति। अब कई लोग इसको बोलते हैं कि ये विद्रोह था, कुछ लोग इसको बोलते हैं क्रांति है। तो डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये समझ लो कि विद्रोह किसको कहेंगे, क्रांति किसको कहेंगे। जैसे आप लोग अब पढ़ोगे रानिया का विद्रोह, छछरौली का विद्रोह, जींद का विद्रोह, नाभा का विद्रोह, वहां पर आप रिबेल के बारे में पढ़ोगे। लेकिन जब 1857 की बात आती है तो वहां पर क्रांति भी पढ़ते हो और वहां पर विद्रोह भी पढ़ते हो। तो भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फर्क होता है विद्रोह और क्रांति में? सबसे बड़ा फर्क देखो, जो विद्रोह होता है ना, जो रिबेल होता है, वो सबसे पहले तो उसका एरिया जो है ना काफी स्मॉलर एरिया होगा, छोटा एरिया होगा, एक छोटे से एरिया के अंदर होगा। छोटे से एरिया का मतलब कि पूरा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं होगा। वहीं क्रांति जो होगी वो बड़े क्षेत्र में होगी। जैसे अगर मैं बात करूं अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका की क्रांति, तो पूरे अमेरिका में हुई। चाइनीज रिवॉल्यूशन, चाइना की क्रांति। जापान रिवॉल्यूशन, जापान की क्रांति। वहां पर आप लोग नहीं सुनोगे जापान का विद्रोह हुआ, चीन की का विद्रोह हुआ। ये एक तो छोटे क्षेत्र में होता है विद्रोह। जैसे मैंने बोल दिया छछरौली का विद्रोह, तो छछरौली का मतलब कि ये सिर्फ यमुनानगर तक फैला हुआ था, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे, तो छोटे क्षेत्र के अंदर है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर मास पार्टिसिपेशन नहीं होता, सभी की भागीदारी नहीं होती। लेकिन रिवॉल्यूशन में सभी की भागीदारी होती है। कैसे? आप देखो 1857 का जो रिवोल्ट था, उस रिवोल्ट में आपको सभी की भागीदारी कहाँ दिखाई देगी? आपको तो सिर्फ किसान की, सैनिकों की, या कुछ जो राजा नवाब थे उनकी भागीदारी दिखाई देंगे। और हमारे हिस्टोरियन लिखते भी है कि अगर इस क्रांति में जमींदार ग्रुप या यहाँ के राजा नवाब, लॉर्ड कैनिंग खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर इस क्रांति के अंदर, इस रिवॉल्यूशन के अंदर जमींदार, जो इंडिया के जो जमींदार थे, इंडिया के जो नवाब थे, जो राजा थे, अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो हमें अगले ही दिन बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ता। तो ये वो धुआं थी, ये वो हवा थी जो एक बार में सबको उड़ा ले जाती। लेकिन जमींदार और इन्होंने इंटरनली किसका साथ दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और मेरे को थोड़ा सा कहते हुए भी शर्म आती है कि यार इवन हमारे हरियाणा के ज़्यादातर जो नवाब थे, ज़्यादातर जो राजा थे, खुद मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ के खुद नवाब ने इंटरनली हेल्प की थी। उसने कहा कि ठीक है सेना लेकर आ जाओ, मैं दिखाने के लिए तो इनके सामने हूँ, किसानों के साथ हूँ, लेकिन मैं इंटरनली आपका साथ दूंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। तो गद्दार तो भाई हर जगह हुए हैं। तो ये मास पार्टिसिपेशन इसके अंदर नहीं होता, लेकिन रिवॉल्यूशन में मास पार्टिसिपेशन होता है। अब आप एक चीज़ देखो कि आगे आने वाले टाइम पे
महात्मा गांधी जी या फिर भगत सिंह भी हुए, तो वो यही चीज़ तो समझाएंगे कि जमींदारों को, यार ये ज़मीन आपकी तो है, आप साथ दे रहे हो किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उस कंडीशन में भारत के अंदर विद्रोह एक एग्जैक्ट वर्ड निकल कर आता है 1857 का, लेकिन जब विद्रोह बड़े रूप में हो जाए तो वही क्रांति का रूप ले लेता है। लेकिन क्रांति बनने से पहले इसको दबा दिया गया था और उसके बहुत सारे फेलियर के रीजन भी रहे हैं, वो भी आगे आप लोग हिस्ट्री क्लासेस के अंदर देख लोगे। तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, जैसे हिस्टोरियन बताते हैं कि 1857 रिवोल्ट जनरल नाम इसका विद्रोह लिया जाता है क्योंकि पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। हाँ, आपके मन और दिमाग में आता कि नहीं मैं तो क्रांति ही कहूँगा, तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्रोह और रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन के बीच में, रिबेल और रिवॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस मैंने आप लोग का क्लियर कर दिया। देखो अब आप कहोगे सर इसके रीजन क्या थे, क्या क्या कारण थे इस विद्रोह के। तो आइए एक बार कारण को समझते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को इस 1857 के विद्रोह के रीजन बताता हूं। देखो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। किसी भी क्रांति या किसी भी विद्रोह को शुरू करने के लिए एक इमीडिएट कॉज चाहिए, एक तात्कालिक कारण चाहिए कि चिंगारी तो अंदर उगल रही है लेकिन वो एक दिन चिंगारी फूट जाए, वो होता है इमीडिएट कॉज। लेकिन बैकग्राउंड तो काफी पहले से तैयार होता आ रहा है। और रीजन में आपको क्या दिखाई देगा, कुछ रीजन आपको पॉलिटिकल रीजन दिखाई देंगे, राजनीतिक कारण दिखाई देंगे। दूसरा आपको इकोनॉमिक रीजन समझ में आएंगे, इकोनॉमिक कॉज समझ में आएगा, आर्थिक कारण समझ में आएंगे। फिर आपको कुछ एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पॉलिटिकल में भी रख सकते हो आप ऐसे, ये नजर आएंगे। फिर आपको सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये कारण नजर आएंगे। तो ये कुछ एक रीजन रहे, और भी बहुत सारे हैं। फिर आप लोग देखते हो तो मिलिट्री रीजन, सैन्य कारण समझ में आएंगे। मैं आप लोग को ये सारा लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन शॉर्ट के अंदर पूरी स्टोरी बता देता हूं। देखो ये कुछ बैकग्राउंड रहे, जब ये सारे के सारे रीजन इकट्ठा हो जाएंगे तो ये किसके रूप में फिर रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, क्रांति को या विद्रोह को शुरू करेंगे, इमीडिएट के रूप में। तो पहले से तो बैकग्राउंड इन रीजन के रूप में शुरू हो रहा था और फिर वो एक चिंगारी उठी और उस चिंगारी ने ही पूरे नॉर्थ इंडिया को क्या किया, सुलगा दिया। तो देखते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज। देखो क्या था, इन्होंने भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिसी लागू की। जैसे 1848 से 56 तक एक डलहौजी नाम का गवर्नर जनरल आता है और वो डलहौजी क्या करता है, वो भारत के स्टेट को 3 हिस्सों में बांट देता है, पार्ट ए वाले, पार्ट बी वाले, पार्ट सी वाले। और पार्ट ए वाले स्टेट के अंदर अब ये साफ तौर पे बोलता है कि ऐसा कोई भी राजा या ऐसा कोई भी क्षेत्र या रानी जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, जिसका कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, वो गोद नहीं ले सकता। मतलब गोद में तो ले सकता है लेकिन गोद नहीं ले सकता। इसका मतलब आप लोग को बताता हूँ। मतलब एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। जैसे मान लो कि ये ए राजा है और बी रानी है, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा। तो राजा रानी ऐसे ही घूमने गए हुए थे एक दिन, तो इनको एक बच्चा दिखा, यार बड़ा प्यारा बच्चा है, और रानी बोलती कि मेरा मन कर रहा है कि इस बच्चे को गोद में ले लूँ। यहाँ पर खड़ा खड़ा डलहौजी देख रहा है। डलहौजी बोलता है कि नहीं नहीं, गोद नहीं लेना, गोद में ले लो। मतलब आप इस बच्चे को खिला सकते हो, आप पिला सकते हो, आप लालन पालन कर सकते हो, लेकिन आपका ये अडॉप्टेड चाइल्ड जो है इसके पास प्रॉपर्टी के राइट नहीं होंगे, संपत्ति के इसके पास अधिकार नहीं होंगे। लो भाई, ये कौन सी बात हुई, सारी चीज़ें करें हम, गोद लिए हुए बच्चे को आप मान्यता नहीं दे रहे हो, ये है। तो ऐसे क्षेत्र को इन्होंने मिलाना शुरू किया जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, सक्सेसर नहीं था, और उसको अपने अंदर मिला लिया। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारे रीजन आप लोग को दिखाई देंगे किसके अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अब आप झांसी की स्टोरी देखो, आप पढ़ते हो झांसी की रानी आई, तो झांसी की रानी जो थी, उनके जो गंगाधर राव जो पति थे, उनकी कुछ टाइम के बाद डेथ हो गई थी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिनका नाम था दामोदर राव। ये डलहौजी आता है और बोलता है कि ना भाई, ये आपका पुत्र नहीं होगा, इसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं होंगे। तो झांसी बोलती मैं तो अपनी झांसी नहीं दूंगी, और फाइनली विद्रोह के अंदर आ जाती है। नाना साहिब क्यों आए,
नाना साहेब को कहा जाता है कि भाई देखो, मराठों को हम पेंशन देते थे, और वो पेंशन इसलिए देते थे क्योंकि वो एक्चुअल में वारिस थे मराठे, आप गोदले हुए हो, और आपकी हम पेंशन को बंद करते हैं। जब पेंशन को बंद किया तो भाई साहब ने विद्रोह कर दिया। तो ये चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। इवन आप लोग और देखो, अवध जो है, अवध में आपको दिखाई देगा बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर, वो इस विद्रोह का हिस्सा होते हैं। तो अवध आउटरम एक रिपोर्ट निकालता है, और रिपोर्ट के अंदर ये बोलता है कि जो अवध है, अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह और उनकी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह को बोलते हैं कि भाई साहब काम ठीक से नहीं कर रहे हो। पूछता कैसे? कि प्रजा कह रही है, जनता कह रही है, जनता को राजा के खिलाफ, राजा को जनता के खिलाफ भड़का देते हैं, और कुछ मिला नहीं तो इनके ऊपर बैड गवर्नेंस का आरोप लगा दिया और कहा कि हम अवध को मिलाते हैं। अब वाजिद अली शाह इस चीज़ का अपोज करेंगे, और फिर इस विद्रोह के रूप में बेगम हजरत महल आएगी, और फिर उनके जो ब्रिजेश कादिर, उनकी जो सुल्तान हुई है वो आएगी। तो अवध, और कुछ नहीं मिला तो तंजौर के राजा के पास जाते। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, बैड गवर्नेंस का आरोप भी नहीं लगा सकते थे, जनता पसंद करती थी। तंजौर के राजा के पास जाएंगे और कहेंगे कि यार तेरे नाम के आगे जो राजा लिखा हुआ है ना, ये हमें पसंद नहीं है। ये कौन सी बात हुई? राजा को हटा दो। जबरदस्ती मिलाना था, तंजौर को मिला लिया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर मिलाए। सेम एक पॉलिसी और थी जिसको कहा गया सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। भाई आपकी विदेश नीति हमारे पास होगी, आपकी सेना को ट्रेनिंग हम देंगे, वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें रखी गई। मतलब उस राजा को जिसने ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, उसको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया जाता था कि अब तू तो सिर्फ बैठ कर देख। अब वो राजा सोचता था कि यार मेरे हाथ तो वैसे भी कुछ नहीं है। सब्सिडरी अलायंस के अंदर आपको दिखाई देगा हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सब ने वो ट्रीटी साइन की। और ये पॉलिटिकल रीजन हुए हैं, कितने बड़े बड़े क्षेत्रों को ये लोग क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, पेंशन बंद करा रहे हैं। पॉलिटिकल रीजन के अंदर ये है। इवन जितनी भी हायर पोस्ट हुआ करती थी वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के लिए। हमारे लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इकोनॉमिक कॉज के अंदर क्या दिखाई देगा? जब इनको इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया, उस बड़े क्षेत्र के अंदर नई नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लागू कर दी। कौन कौन सी साहब? पहली इन्होंने लागू की परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी रैयतवाड़ी, तीसरी महलवाड़ी। क्या देखा इन्होंने देखा कि यार पूरे भारत को 100% मान लो, 30% हिस्से पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू करो। कौन कौन सा हिस्सा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तरी नॉर्थ कर्नाटक का नॉर्थ कर्नाटक रीजन और बनारस रीजन। यहाँ पर जमींदार को भूमि का मालिक बना दो, ओनर बना दो, और ये किसान के पास जाएगा, पैसा वसूलेगा। सनसेट लॉ लेकर आओ, उसके अंदर इनको पैसा देना पड़ेगा। एक्सपोर्टर तैयार कर रहे हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि यार साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग क्षेत्र में ये बटा हुआ है, तो हम इतना अत्याचार नहीं करेंगे और वहाँ पर किसान से डायरेक्ट वसूल लेंगे रेवेन्यू। रैयतवाड़ी 51% रीजन पे लागू था दक्षिण भारत में। अपने हरियाणा जैसे रीजन में महलवाड़ी था, वहाँ ग्राम प्रधान ज़्यादा एक्टिव था, तो क्यों ना इस ग्राम प्रधान का यूज किया जाए। ये सारी की सारी पॉलिसीज ये क्या कर रही थी? हमारे एग्रीकल्चर का डिक्लाइन कर रही थी, हमारी कृषि को पिछाड़ रही थी, हमारे किसान पिछड़ रहे थे, हमारे गांव पिछड़ रहे थे। अगला रीजन आप लोग को सोशल रीजन दिखाई देगा, सामाजिक कारण दिखाई देगा। अब यहाँ पर जैसे रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, धर्म परिवर्तन कानून ये लोग लेकर आएंगे, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ईसाई मिशनरी यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग होंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी कि हमारी संस्कृति के साथ, हमारे समाज के साथ, सोसाइटी के साथ भी ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब ये भी माना गया कि यार सती प्रथा तो चलो एक ठीक भी था, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि नहीं भाई, अगर सुधार करना है तो हम करेंगे, ये लोग क्यों कर रहे हैं। अगला रीजन आप लोग को समझ में आएगा, मिलिट्री। अब इस सैनिक को बोला जाता था कि भाई तेरे को समुद्र पार जाना पड़ेगा। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट इनके लिए लेकर आए, तो इसके अंदर समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया। अब हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर शुद्धिकरण का एक कॉन्सेप्ट चलता है, प्योरिफिकेशन का। हम मानते हैं कि यार अगर हम किसी दूसरी जगह पर गए हैं तो हमने पता नहीं क्या क्या खाया होगा, हम लोग इम्प्योर हो गए होंगे, और हमारे प्योरिफिकेशन के लिए हवन करवाना पड़ेगा, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए गंगा जल में स्नान कराना पड़ेगा, तो पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा धर्म के खिलाफ मानते थे कि हम समुद्र पार नहीं जाएंगे।
जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के अंदर ये किया गया कि भाई सब सैनिक को जरूरत पड़ी तो विदेश में लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें होगी। अब ये जो बेचारा सैनिक है ये अपना धर्म तोड़कर समुद्र पार जा रहा है, जब आता है तो इसको सैलरी नहीं दी जाती, खराब भोजन दिया जाता है, अनहाइजीनिक फूड इनको मिलता है। ऊपर से ये और किया गया कि जो आप डाक भेजते हो ना, लिखे जो खत तुझे, है ना, उस डाक के ऊपर भी हम लोग उसको भी चार्जेबल कर देंगे। तो यार इतनी ही कमाई है, इतना पैसा मिल नहीं रहा है, ऊपर से पापा परेशान है क्योंकि पापा को तो आपने पहले ही मार रखा है, और प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि मेरे पास खत आते हैं, उस खत के चार्ज लगते हैं, मेरा पैसा तो उसी में चला जाता है। अब मैं पिताजी के पास खत लिखूँ या दूसरी माताजी के पास खत लिखूँ, पिताजी और माताजी एक, दूसरी माताजी आप लोग समझ गए होंगे, तो ये रीज़न आपको समझ में आएगा। तो उन मिलिट्री जो सैनिक थे उनके अंदर तो पहले से ही ये भावना आ चुकी थी, और फिर ये खबर और फैला दी कि भाई साहब जो नई नई राइफल आई है उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, तो ब्राउन बेस राइफल की जगह नए एनफील्ड राइफल का लाना। ऊपर से ये और बता दिया कि जिस आटे का आप लोग इस्तेमाल करते हो उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिली होती है, तो लो भाई विद्रोह शुरू। तो ये बहुत सारे रीजन आप लोग को 1857 के रिवोल्ट के समझ में आएंगे। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, बाकी इसको खींचना चाहे तो आप हिस्ट्री के अंदर कितना ही खींच सकते हो। देखिए अब कुछ देखते हैं इसके अंदर। अब पॉलिसी ऑफ लैब्स की मैंने आप लोग को पूरी स्टोरी समझाई कि जिसका कोई अडोप्ट चाइल्ड है उसको ये लोग रिवेन्यू राइट्स, प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दे रहे हैं। और पॉलिसी ऑफ लैब्स के अंदर इन्होंने रानिया को मिलाया, कैथल को मिलाया, छछरौली को मिलाया, लाडवा को मिलाया, थानेसर को मिलाया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो किसने लागू की थी 1848 से 56 तक डलहौजी के द्वारा जो दी गई थी। जबरदस्ती मिला रहे हैं तो ये तो परेशान होंगे ही होंगे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पूर्वज है, बच्चा नहीं हुआ तो भाई क्या हुआ, लेकिन राइट तो मिलना चाहिए। लैंड रिवेन्यू पॉलिसी मैंने आप लोग को बताया, कौन सी, महालवाड़ी सिस्टम। और भी बहुत सारे रीजन इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप लोग, अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया। धर्म परिवर्तन करवा रहे जबरदस्ती, या फिर अगर आप क्रिश्चियन बनते हो तो आपका प्रॉपर्टी में राइट रहेगा लेकिन आपके राइट को छीन लिया जाएगा, वो आप लोग हिस्ट्री में डिटेल पढ़ लोगे। तो ये सारे के सारे रीजन आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन अब रीजन तो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें, तो चिंगारी की शुरुआत तो करनी थी। और वो चिंगारी की शुरुआत कैसे होती है, एक इमीडिएट कॉज के रूप में। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ। वो लोटे वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। पहले क्या होता था, हमारे जो सैनिक होते थे ना जितने भी, वो सब के सब अपना अपना लोटा लेकर जाते थे पानी पीने के लिए, क्योंकि आपको पता है कास्ट वाला सिस्टम बड़े लेवल पर ही हमारी सोसाइटी में फैला हुआ था। तो सब ये लोग जो अपना लोटा लेकर जाएंगे तो वहाँ पर होगा ये कि एक जो शूद्र था, जो निचली जाति का था, वो क्या करता है, एक लोटे को उठाता है और पानी पीना शुरू कर देता है। तो जिस लोटे को उसने उठाया वो एक ब्राह्मण का लोटा था। ब्राह्मण उसको रोकता है कि यार रुक, तूने इस लोटे से पानी क्यों पिया, अब मेरे को इस लोटे को फेंकना पड़ेगा, तो निचली जाति का है, मैं उच्च जाति का हूँ। तो इसको थोड़ी सी बात ये लग गई इसको। इसने कहा कि अच्छा, मेरे इस पानी पीने से आप अशुद्ध हो गए और ये जो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, और ये जो आप नए राइफल का इस्तेमाल कर रहे हो इससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। उसके भाई कान खुल गए, यार ये कौन सी बात है। तो फिर पता चला, खबर फैल गई, दमदम सैन्य छावनी, बहरामपुर सैन्य छावनी, इन पूरे क्षेत्र के अंदर। तो शुरुआत तो आपको दिखाई देगा दमदम, दमदम से फिर बहरामपुर तक आवाज़ पहुंची, बहरामपुर से फिर जब मंगल पांडे तक आवाज़ पहुंची, मंगल पांडे के 34वें रेजिमेंट बैरकपुर से संबंध रखते थे, यहाँ से जैन, फैब, मार्च, इस तरीके से करते करते यहाँ तक मार्च तक खबर पहुंच चुकी थी। तो बैरकपुर सैन्य छावनी के जो सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। मेजर सार्जेंट हुसैन और जनरल वाघ को गोली मार दी कि नहीं मानेंगे आराम। और फिर 90 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से 85 को बर्खास्त कर दिया, 10-10 साल की सजा सुनाई गई। तो ये पूरा का पूरा रीजन समझ में आएगा। तो इमीडिएट कॉज के रूप में आपको दिखाई देगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल, जिसके अंदर क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी। तो एक चिंगारी उठनी चाहिए, जो अंदर भावना उठ रही है, वो चिंगारी किसने उठाई, इसने उठाई। कहाँ से उठी, दमदम से बहरामपुर पहुंची, बैरकपुर पहुंची,
और जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो सैनिकों को लगा कि यार ये इस व्यक्ति को फांसी दी गई है, वो किस लिए दी गई है, ये किसके हक में काम कर रहा था, ये हमारे लिए तो काम कर रहा था, तो हमें तो आवाज़ पहुंचानी होगी। अब मेरठ से कुछ बंदूकची चलते हैं। अब हरियाणा की स्टोरी आप लोग को समझनी है। मेरठ से कुछ बंदूकची चलते हैं और वो एक ही स्लोगन देते, एक ही नारा देते हैं, कौन सा? दिल्ली चलो, दिल्ली चलना, दिल्ली चलना है। अब अंबाला जो क्षेत्र हुआ करता था वो एक पूरा कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था। आज के टाइम पे भी 1843 के आसपास इस कैंटोनमेंट एरिया को डेवलप किया गया था। और कैंटोनमेंट एरिया वो होता है जहां पर पूरा मिलिट्री कैंप, पूरा मिलिट्री रीजन हो। आज भी अंबाला कैंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है 11 मई 10 मई को उनको जानकारी मिली और अंबाला के अंदर इन सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किस दिन? 11 मई। तो हरियाणा से इस क्रांति, इस रिबेल की शुरुआत कहां से हुई थी? अंबाला के अंदर। अब देखो 13 मई को लगभग 300 सोल्जर कहां पर आते हैं? गुड़गांव आते हैं। देखो हुआ क्या, मैं आप लोग को छोटी स्टोरी बताता हूं। 10 मई से कुछ बंदूकची मेरठ चलते हैं और मेरठ से कहां पहुंचते हैं? दिल्ली। अंबाला चलते हैं, अंबाला से दिल्ली पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। जब दिल्ली खबर आ गई तो दिल्ली के अंदर मेरठ के जो थे बंदूकची 11 मई को पहुंच गए। तो 12 मई को उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना दिया था। तो बहादुर शाह जफर को जब अपना नेता बना दिया तो वहां से दिल्ली से होते हुए कुछ बंदूकची, उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो हमें नेशनल हाईवे पर कब्जा करना है, नेशनल हाईवे 8 पे। होते होते पूरे गुड़गांव के अंदर फैल जाएंगे। ये गुड़गांव से रेवाड़ी, नारनौल यहां से क्रॉस करेंगे। जब ये लोग गुड़गांव पहुंचते हैं, लगभग कितने सोल्जर? 300 सोल्जर। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको रोकने का प्रयास करती है और उसमें कौन? ब्रिटिश कलेक्टर थे, विलियम फोर्ड। लेकिन ये क्या करते हैं? ये वहां से बच निकलते हैं। तो जब गुड़गांव पहुंचते हैं तो कुछ सैनिक जो है, कुछ बंदूकची इनको रोकने का कुछ जो विलियम फोर्ड के बंदूकची थे, अधिकारी थे, वो इनको रोकने का प्रयास करते, लेकिन ये बच निकलते। और यहाँ पर उन्होंने ब्रिटेन की सरकार का खजाना भी लूटा और लगभग 7,80,000 रुपीस उनका जो सरकारी खजाना था उनको भी रुका। और इस इंसिडेंट के बाद आपको एक चीज़ दिखाई देगी। देखो जब ये गुरुग्राम रीजन को क्रॉस करेंगे, पूरा गुरुग्राम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो एक तरफ आप जब नेशनल हाईवे के साथ साथ जाओगे तो सोहना, तावड़ू ये वाला रीजन पड़ता है। और यहाँ पर मेव जो है ना काफ़ी मात्रा में आपको दिखाई देंगे। तो जब इन मेव को पता चलता है, मेवात के लोग मेव, इनको पता चलता है तो ये भी रिवॉल्यूशन के अंदर, रिबेल के अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। और फिर ये रिबेल या रिवॉल्यूशन आगे बढ़ता है। फिर जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ोगे तो अगला मेव शामिल हो गए, ये लोग शामिल हो गए। अगला जो रीजन आता है वो अहिरवाल क्षेत्र आता है। वहाँ पर अहिरवाल काफ़ी मात्रा में है, जिसमें राव तुलाराम है। राव तुलाराम जी, और आपको पता है कि शहीदी मेला भी लगता है रामपुरा, जिस गांव से संबंध रखते हैं, रेवाड़ी का। और यहाँ पर राव तुलाराम जी के नाम की डाक टिकट भी सरकार ने जारी की थी। 23 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी प्लेग से। कहाँ पर? काबुल, अफगानिस्तान के अंदर। तो राव तुलाराम जी जो है अपने चचेरे भाई जिनका नाम था राव गोपाल, उनके साथ मिलकर क्या करते हैं? विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं। और ये जो राव तुलाराम जी जो थे, ये जाते हैं, अब यहाँ पर या राजस्थान नज़दीक पड़ता है, राजस्थान के पास जाते हैं, सिक्कर के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। इवन तात्या टोपे के साथ भी इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन एक टाइम के बाद वो कॉन्टैक्ट टूट जाता है। और ये मतलब क्रांति के लिए इतने ज़्यादा तत्पर थे कि यहीं पर नहीं रुकेंगे, ये अफगान जैसे क्षेत्र के अंदर, अफगानिस्तान के पास भी जाएंगे और काबुल के अंदर फिर फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, मतलब राव तुलाराम जी की जितनी तारीफ, जितनी चीज़ें की जाए वो कम है। इनका जो योगदान रहा है, इस कंट्रीब्यूशन रहा है इस 1857 के रिबेल को लेकर, वो कोई कम नहीं है। तो ध्यान रखना कि ये जब दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो मदद मांगने के लिए एक तरीके से जा रहे हैं। अब एक बार समझते हैं। देखो थोड़ा सा मैं आप लोग को राव तुलाराम के बारे में देखना है। राव तुलाराम और जो इनके भाई थे, कजन ब्रदर थे, गोपाल देव,
इन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसको, अहीरों को। ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, अहीरवाल बेल्ट हुआ करती थी। गुरुग्राम का कुछ क्षेत्र, उसके बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद जो महेंद्रगढ़ नारनौल का रीजन आता है, ये वाला। एमर्जिंग फ्रॉम दिस अहमद अली। देखो, तो जब इन्होंने इकट्ठा कर लिया तो जो फरुखनगर के अहमद अली है, फरुखनगर आज के टाइम पे गुरुग्राम क्षेत्र के में ही दिखाई देगा आपको, नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के है, और अकबर अली जो पटौदी के है, ये तीन आप लोग को बता देता हूं, अकबर अली और नाहर सिंह, और तीसरे जो आपके अहमद अली है। ये देखेंगे यार, जब ये राव तुलाराम जी इतने ज़्यादा एक्टिव है तो हम लोग क्यों पीछे रहे। तो इनकी सक्सेस को देखते हुए इनके पीछे 5000 के आसपास लगभग सैनिक थे, और ये धड़ल्ले से लड़ रहे, इनको कोई डर ही नहीं है कि अगर ब्रिटेन की सरकार आएगी तो सीधा कर देंगे काम। तो ये चीज़ को देखते हुए ये लोग भी शामिल हो गए। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, अकबर अली जैसे ऐसे नेता रहे जिन्होंने जो देखने के लिए तो सामने काम कर रहे थे, किसके लिए, हमारे लिए, लेकिन डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंटरनली ये लोग उनके लिए काम कर रहे थे। फिर ये विद्रोह आगे बढ़ा। फिर आपको दिखाई देगा कि ये लिखा भी मैंने मिड जून के अंदर ब्रिटिश इंटरनली, मिड जून का जो पार्ट आया उसके अंदर मेजर एडन पॉलिटिकल एजेंट ऑफ जयपुर स्टेट। तो ये जो मेजर एडन थे, इन्होंने क्या काम किया, जो मेवाती काम कर रहे थे उनको दबाने का काम किया, और अपने साथ 7-8 हज़ार लगभग सैनिक लेकर गए, तोप खाने कुछ लेकर गए। कन्फ्लिक्ट हुआ कहाँ पर, सोना और तावड़ू के अंदर, लेकिन ये फेल हो गए और वापस कहाँ लौट गए, जयपुर के अंदर। देखो स्टोरी सिंपल सी है। यहाँ पर ये होता है कि जब एक विलियम फोर्ड बोल रहा हूँ, विलियम फोर्ड को जब ये लोग क्रॉस करते हैं तो जयपुर से मेजर एडन भेजे जाते हैं। फिर आगे चलकर हडसन भी आएंगे, फिर हासी हिसार से भी मदद मांगी जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके की हेल्प होगी, लेकिन फाइनली ये पूरे क्षेत्र को बढ़ते हुए आगे चलेंगे। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, इनका मेन एम जो है वो छूट गया था, और हमारे जो खुद के नेता थे वो इंटरनली किसका साथ दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे। तो हरियाणा के अंदर तो इसको हम लोग सक्सेस करा देते, लेकिन अगर ये लोग नहीं होते, ये इंटरनली उनका साथ नहीं देते, तो काफ़ी सक्सेस हो जाता हरियाणा के अंदर। तो मेवात के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। अब देखते आगे। अब लगभग टाइम पीरियड आ चुका था, कौन सा, मई का 3rd वीक। इस 3rd वीक के अंदर क्या हुआ, रोहतक के अंदर भी रिबेल कर दिया गया। जब ये रोहतक के अंदर रिबेल किया गया तो रोहतक के अंदर दिखाई देगा कि अंबाला से सेना मंगाई गई, कहां के लिए, कि भाई आपको रोहतक जाना है। अंबाला से किसकी सेना आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और रोहतक के अंदर इनको दबाना है। और ये जो रोहतक के लोग थे, ये भी बहादुर शाह को, दिल्ली का जो था, उनको अपना नवाब डिक्लेयर कर चुके थे। तो अंबाला से सेना आती है कहां के लिए, रोहतक के कुछ बंदूकची को दबाने के लिए। तो देखो किस दिन भेजी जाती है, 24 मई को। ये जो आर्मी थी, इस आर्मी ने भी अंबाला के कुछ बंदूकची जो थे, अंबाला से जब रोहतक की तरफ सेना आती है, तो ये एक्चुअल में तो किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन इसके अंदर कुछ इंडियन भी थे, कुछ भारतीय भी थे। अब यार एक चीज देखो, आपके भाई आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, और आप साथ दे रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब इन अंबाला के जो इंडियन बंदूकची को, इंडियन सैनिकों को लगेगा यार ये तो अपने ही भाई बंधु है, तो वो भी इस विद्रोह के अंदर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने, मैंने आपको पहले बताया किसको भेजा, हडसन को भेजा। और हडसन जो है अगस्त के अंदर आता है, और इन किसकी लड़ाई होती है, किसके साथ, खरखोदा। उस टाइम पे खरखोदा रोहतक में ही आता था, ठीक है। सूबेदार विसारत या बिसारत भी बोल दिया जाता है इनको, बिसारत अली के साथ इनकी क्या होती है, लड़ाई होती है। तो सिंपल सी स्टोरी है, अंबाला से सेना भेजी जाती है रोहतक में दबाने के लिए, लेकिन उस अंबाला की जो सैन्य छावनी थी उसके अंदर हमारे भी भाई बंधु थे, और रोहतक वालों का साथ देते हैं। और फिर किसको भेजा जाएगा, हडसन को भेजा जाएगा। और रोहतक उस टाइम पे खरखोदा रोहतक का ही हिस्सा हुआ करता था,
और खरखोदा के अंदर उसकी डायरेक्ट लड़ाई होती किसके साथ, बिसारत अली के साथ। ये छोटी छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने कि कौन किसके साथ लड़ा, किस किस दिन क्रांति हुई, ये सब पूरा पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा, ये आप लोग समझ लेना। देखो अब यहां पर क्या होता है कि जब जींद और नाभा, पटियाला, इनके जो राजा होते हैं, रोहतक के अंदर जब ये लड़ाई होती है तो जींद के राजा, रोहतक नजदीक पड़ता है, नाभा से भी मदद मांगी गई थी, पटियाला से भी। रोहतक के अंदर जब विद्रोह होता है तो जींद के राजा इस विद्रोह के अंदर हडसन का साथ देते हैं। उसकी जीत होती है लेकिन कोई ज़्यादा हेल्प उसको उस विद्रोह से नहीं मिली। तो ये कहाँ की स्टोरी बनी, रोहतक की। दूसरा आपको दिखाई देगा हिसार के अंदर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिसार के अंदर क्या हुआ देखना है। एक तो कौन सा रीजन, हिसार, और एक कौन सा रीजन, हासी, और एक कौन सा रीजन, सिरसा। ये 3 रीजन है। इन 3 रीजन के अंदर क्या दिखाई देगी स्टोरी आपको, हिसार, हासी और सिरसा, ये काफी बड़ा रीजन है, बड़ा क्षेत्र है। अब पंजाब बिल्कुल नजदीक के अंदर है तो इसलिए आसानी से यहाँ पर पंजाब के राजाओं की कुछ की हेल्प ली जा सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ पता है। हिसार के अंदर भी हमारी एक नेटिव इन्फेंट्री थी, जो कि मतलब इन्फेंट्री का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश एक रेजिडेंट टुकड़ी थी। 17 जून को उधा गांव जो था हिसार का, उसमें नवाब नूर मोहम्मद खान के साथ इनकी झड़प होगी। इसमें 530 मारे जाएंगे और कुछ घायल होंगे, और 18 जून को ये अटैक करेंगे चतरावण गांव पे। देखो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो सबसे पहले उधा गांव, दूसरा है चतरावण गांव, ये सब के सब हिसार में पड़ते हैं, और तीसरा आपका खिरका गांव। इस खिरका गांव के पूरे गांव के गांव को जला दिया जाता है, इतना बड़ा अत्याचार करते हैं। उधा गांव के अंदर रिबेल होगा और उसके बाद चतरावण गांव के अंदर रिबेल होगा, फिर खिरका गांव के अंदर बढ़ेंगे तो खिरका गांव के पूरे को विला दिया जाएगा। इन्होंने एक हिलर्ड नाम के ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको भी क्या किया था, मार गिराया था। तो ये कुछ हिसार हासी के अंदर भी इनकी कुछ झड़प होगी, घटनाएं होगी, वहां पर काफी मात्रा में सोल्जर्स मारे गए और वहां पर काफी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी मारे गए। तो ये हिसार की कुछ स्टोरी आपको दिखाई देगी। एट लास्ट आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, जो पटियाला, जींद, कुंजपुरा, करनाल, इन्होंने सैनिक भेजी थी और इन्होंने पानीपत के अंदर ही क्या दिया था, साथ दिया था। तो ये पूरी स्टोरी दिखाई देगी। अब आपको एक चीज समझनी कि हरियाणा में अंबाला, रोहतक, अपना नेशनल हाईवे वाला रीजन, हासी, हिसार, जींद, ये पूरा का पूरा रीजन क्रांति से प्रभावित हो गया था। लेकिन कुछ राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और इंटरनली सारी जितनी भी चीज़ें थी सामने फ्रंट में दिखाई दे रहे थे वो, और एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि उस विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। लास्ट में जो बल्लभगढ़ के आखिरी राजा थे नाहर सिंह, उनकी भी हत्या कर दी गई विद्रोह के में, और फाइनली जगह जगह पर ब्रिटिश अधिकारी आते और विद्रोह को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी इस विद्रोह की कि इस विद्रोह में सारे के सारे लोग एकजुट नहीं हो पाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, हिसार की एक अलग स्टोरी चल रही है, रोहतक की एक अलग स्टोरी चल रही है, उसके बाद अंबाला की एक अलग स्टोरी चल रही है, ऊपर से यहाँ के राजा भी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस विद्रोह को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, दबा दिया गया। और हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी एज सच, और दूसरा हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, ऐसे हथियार नहीं थे जिससे लड़ सके। और एक ये था कि सभी के सभी ग्रुप की भागीदारी इसके अंदर नहीं थी, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो पाया और जगह जगह पर इसको, हरियाणा की भी अलग अलग जगहों पर इसको दबा दिया गया। खूब कोशिश की राव तुलाराम जी ने, गोपाल जी ने, लेकिन विद्रोह फाइनली, यही कहेंगे हम लोग तो कि एक तरीके से फेल ही हो गया था। और उसके रीजन आप लोग हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे देखोगे। अब ये आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और भाई इसके अंदर है ना आपको रटना है और कुछ नहीं करना। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके अंदर मेन लीडर कौन थे हरियाणा के अंदर?
सदरुद्दीन जो है वो मेवात से थे। तुलाराम अहीरवाल क्षेत्र कौन सा, अपना गुरुग्राम का कुछ क्षेत्र, और कहाँ का, रेवाड़ी का। ये ध्यान रखना 23 सितंबर को रेवाड़ी का जो रामपुरा गांव है वहां पर 2 दिन का एक शहीदी मेला भी लगता है और इनके नाम की डाक टिकट भी जारी की गई थी। ठीक है। गफूर अली जो कि एक व्यापारी थे, हरसुख राय जो कि एक किसान थे, और धानु सिंह जो कि एक किसान थे, ये कहाँ के थे, पलवल के थे। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गफूर अली, हरसुख राय और धानु सिंह फार्मर, ये किसान इसलिए आ रहे क्योंकि यहाँ पर जो महालवाड़ी सिस्टम है तो उस चीज़ से ये लोग परेशान हैं। अकाल पड़ रहा है फिर भी इन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, जबरदस्ती इनसे टैक्स वसूला जा रहा है, तो ये ब्रिटेन की पॉलिसी के खिलाफ थे। ये गफूर अली व्यापारी क्यों परेशान है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि व्यापार की जो नई पॉलिसी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड कर रही है। इनको व्यापार में घाटा हो रहा था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं। नाहर सिंह जो कि एक मेन सामंत नेता थे, फिडल लॉर्ड थे, फरीदाबाद से थे, और आखिरी भी थे ये नाहर सिंह, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के। और अहमद अली, ये भी कहाँ से रखेंगे संबंध, बल्लभगढ़ से। गुलाम मोहम्मद, ये कहाँ से थे, फरूख नगर से थे। गुलाम मोहम्मद ये और अकबर अली ये तो ऐसे थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ दिया था। अकबर अली कहाँ से, पटौदी से। इस पूरी की पूरी लिस्ट को एक आधा क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा आपके एग्जाम में। आप लोग थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखना कि मेवात से कौन है, अहीरवाल रीजन से कौन है, पटौदी से कौन है, फरूख नगर से कौन है। आई थिंक लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था तो शायद फरूख नगर या पटौदी में से कोई एक का पूछा गया था लीडर कौन था। यही बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था। अगला देखो, और कहाँ से नेता है, इमरान अली कलंदर, ये पानीपत से। अब ये जो मौलवी है यहाँ पर धर्म को लेकर ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इवन मौलवी क्या, हमारे हिंदू भाई भी इसी से परेशान थे। बिसारत अली, ये खरखोदा, उस टाइम पे ये भी पूरा का पूरा क्षेत्र रोहतक के अंदर आता था। सबर खान सापला से, घड़ी सापला जो है रोहतक। हसन अली और अब्दुल रहमान और अब्दुल समद, ये जो 3 है झज्जर के, ये दुचाना जो पड़ता है उस 3 से ये 3 संबंध रखेंगे। हसन अली, अब्दुल रहमान और अब्दुल समद कहाँ से संबंध रखेंगे, दुचाना से। ये पूरी लिस्ट मैं आप लोग को दे दूंगा। एक चीज ध्यान रखनी है भाई, इसको याद करना आपको, ठीक है। हरियाणा के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिवोल्ट, रिबेल, रिवॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो बता दिया, इसका बैकग्राउंड बता दिया, हरियाणा में क्या क्या स्टोरी बनी वो हम लोगों ने इसके अंदर कवर करा लिया। और भी अभी जो भाटुकला है वहाँ से मोहम्मद आजम, फांसी से हुक्मचंद, रानिया से नूर मोहम्मद खान, लोहारू से अमीनुद्दीन, और रोपड़ जो कि उस टाइम पे अंबाला क्षेत्र में हुआ करते थे, कौन थे, मोहन सिंह। ये क्वेश्चन भी रोपड़ वाला, अंबाला वाला भी कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन इसमें से कुछ नवाब ऐसे थे जो किसका साथ दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे, और उनकी वजह से ही आपको क्या दिखाई देगा, ये विद्रोह दब गया। तो एक कोई वेल प्लान, कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, कोई यंत्र नहीं थे, हथियार नहीं थे। दूसरा ये था कि कोई ऐसा मेन लीडर नहीं था जो इन सबको क्रांति के अंदर, विद्रोह के अंदर बांध सके। क्योंकि आपको दिखाई देगा राव तुलाराम और जो गोपाल देव है ये एक अच्छे नेता के रूप में उभरे, लेकिन राव तुलाराम जी राजस्थान गए मदद मांगने के लिए। तात्या टोपे के साथ इन्होंने 1 साल तक कॉन्टैक्ट किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकला, क्योंकि तात्या टोपे खुद जो है उनको भी गायब कर दिया था, करवा दिया था, वो तो एक अलग स्टोरी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसलिए विद्रोह क्या हो गया, फेल हो गया। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि जो करनाल, थानेसर, लाडवा, अंबाला, जगाधरी, यहाँ पर इन जगहों पर आपको कोई नेता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये मेन सेंटर, नर्व सेंटर हुआ करते थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इस रिवॉल्यूशन के हरियाणा में मेन सेंटर कौन सा है, एक तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ये अहीरवाल बेल्ट, रोहतक। भाई अहीरवाल की सक्सेस को देखते हुए तो फरूखनगर, बल्लभगढ़ और बाकी पटौदी इनके नवाब आए थे। एक आपका हिसार, आसी, ये वाला, ये एक मेन नर्व सेंटर हुआ करता था 1857 के रिवोल्ट का हरियाणा के अंदर। तो ये लोग शामिल नहीं थे। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, देखो
रिजल्ट जब आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, विलय की नीति थी, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि भाई अब हम किसी भी नए स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं लेकर आएंगे। गवर्नर जनरल को वायसराय की एक और पोस्ट दे दी गई कि भाई आप ये वाला काम और संभालोगे। उसके अलावा इंडियन सेक्रेटरी, भारतीय सचिव का पद आता है, नया पद आता है। डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटकर महारानी ब्रिटिश क्राउन का रूल आ जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या होता है ये आपको समझना है। तो जो चार्टर एक्ट था 1858 का, सर देखो भाई, तो चार्टर एक्ट था 1858 का जो कि 1 नवंबर 1858 को आया था। उसके अंदर क्या किया गया कि हरियाणा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड मर्ज्ड विद पंजाब स्टेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोग को जब पॉलिटी की पहली क्लास हुई थी तो उसमें भी बताया था कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, जो कि बेसिकली देखा जाता था कानपुर वाला हिस्सा, उससे हटाकर किस में मर्ज कर दिया गया, पंजाब के अंदर। और हरियाणा को 2 डिवीजन में बांट दिया गया। पहली होगी दिल्ली और दूसरी कौन सी डिवीजन होगी, हिसार होगी। दिल्ली और हिसार ये डिवीजन बना दी गई। नॉर्थ वेस्ट से हटाकर पंजाब में डाल दिया गया, दिल्ली डिवीजन होगी और हिसार डिवीजन होगी। अब दिल्ली डिवीजन के अंदर क्या क्या शामिल होंगे, ये जो दिल्ली होगी इसमें दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत होगा। हिसार डिवीजन के अंदर कौन कौन से, हिसार, सिरसा और रोहतक, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से हटाकर कहां पर डाल दिया गया, पंजाब के अंदर डाल दिया गया। और जब पंजाब के अंदर इसको मिलाया उसके बाद 2 डिवीजन बना दिए, एक बनाया दिल्ली और दूसरा बनाया कौन सा, हिसार। दिल्ली के अंदर दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आप देख चुके हो, दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत तो उसी में आ जाता है। अगला जो हिसार डिवीजन है उसके अंदर सिरसा, रोहतक और हिसार डिस्ट्रिक्ट, हांसी वगैरह ये सब उसी में आता है। यहां पर क्या हुआ, ये जो 2 डिवीजन होगी यहां पर डायरेक्ट रूल पावर किसको दे दी गई, कमिश्नर को पावर दे दी गई, कंप्लीट पावर दे दी गई इन डिवीजन को की। ठीक है, तो ये कुछ चेंज जो है हरियाणा के अंदर इस चार्टर एक्ट से देखे गए। अब सुनना, आपको देखो क्या ध्यान रखना है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन आप डिटेल में पढ़ोगे। मैंने यहां पर कुछ कुछ चीजें यहां पर टच की है उस मॉडर्न हिस्ट्री वाली, और उसको अप्लाई करके पढ़ाया किसके साथ, हरियाणा की हिस्ट्री के साथ। हाँ, रिजल्ट के अंदर हरियाणा के अंदर जो पार्ट दिखाई देगा वो मैंने आप लोग को बता दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के जरिए ये वादा किया गया कि आगे से हम किसी क्षेत्र को नहीं मिलाएंगे, और वो हुआ भी पूरा। लेकिन भारत हरियाणा के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए वो आप लोगों ने इस स्लाइड से पढ़ लिया है। ये तो था 1857 का रिवोल्ट। अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट भी और होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, नज़र में रखने हैं। देखो, रिवोल्ट को बेसिकली हिस्ट्री में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पीजेंट रिवोल्ट, दूसरा होता है ट्राइबल रिवोल्ट्स, तीसरा फिर आपका होता है जो सिटीजन रिवोल्ट होते हैं, नागरिक विद्रोह। वो इन सब के बैकग्राउंड को समझने के लिए आपको ये जो डेट दिखाई दे रही है 1814, 1818, इससे पहले की स्टोरी आप हिस्ट्री में समझ लो तो आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक ही फैक्टर काम करता है, ब्रिटिश की पॉलिसी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर कोई पॉलिसी आई हो। देखो, इन लोगों का मेन काम क्या होता था, भारत के लोग का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना, शोषण करना। अब यार एक चीज़ बताओ, ट्राइबल रिवोल्ट आप लोग पढ़ते हो, तो उस ट्राइबल रिवोल्ट के अंदर ट्राइब्स के जो राइट्स थे, उन राइट्स को अगर छीन लिया जाए तो वो लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। पीजेंट रिवोल्ट में आपको दिखाई देगा, मैं किसान हूं, मेरा काम खेती करना है, जबरदस्ती मेरी खेती को दूसरी खेती में कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, उसका जबरदस्ती मेरे ऊपर हाई रेवेन्यू इम्पोज किया जाता है, मेरे जो एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर जो बैकबोन है उसको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ के किसान क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे रिवोल्ट दिखाई देंगे, चेर, कोल, मुंडा, उलगुन, पाबना, जालियाग्राम, कछार रिवोल्ट, अहोम रिवोल्ट। एक लंबी लिस्ट है, शायद ही पढ़ाते पढ़ाते सुबह से शाम हो जाए, लेकिन उतना नहीं जाना है। मैं आपको हरियाणा के रिवोल्ट की बात बताता हूँ। हरियाणा में रिवोल्ट क्या कौन कौन से हुए। अब ये जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर इन रिवोल्ट पे एक एक दिन मैं बात करूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, साल लग जाएगा। अब ये मत सोचना है कि सर ऐसे ही
टॉपिक को जल्दी जल्दी करा रहे हैं। देखो ये काम यार कल भी सर ने बताया, चेतन सर ने, ये काम है ना हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, जहाँ जरूरत होगी हमें पता है उसमें हम लोग पूरा डिटेल के अंदर और अच्छे से करेंगे। 1857 का रिवोल्ट था, मेरे को पता था कि यार इस रिवोल्ट में 40-45 मिनट बात करनी चाहिए, मैंने पूरा खुल के बात की। ये रिवोल्ट है, मेरे को पता है इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ पूछेगा नहीं, डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पर हुआ, लेकिन हाँ फिर भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो किसी दिन अलग से एक वीडियो के अंदर वो बेसिक नॉलेज के लिए वो बना देंगे कि हाँ इस रिवोल्ट में ऐसे ऐसे स्टोरी बनी, लेकिन वो आपके काम की है नहीं। आई एम श्योर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इतना ही पूछेगा कि कहाँ से कौन रिवोल्ट में शामिल रहा है। 1857 में डिटेल में था, पूरा डिटेल में बातें की। जींद का जो रिवोल्ट है 1814 में हुआ, ये लिस्ट भी याद रखनी है आपको। और लीडर कौन थे? प्रताप सिंह। छछरौली जो कि यमुनानगर के अंदर पड़ता है 1818 के अंदर, वहाँ पर लीडर कौन थे? जोधा सिंह। अब आप कहोगे सर ये बताओ कि इन सारे विद्रोह के कारण क्या रहे हैं? हजारों कारण गिनवा सकता हूँ। पहला रीजन कौन सी पॉलिसी? इकोनॉमिक्स पॉलिसी, जिसमें महालवाड़ी सिस्टम लागू किया जा रहा है। दूसरा रीजन ट्रेड पॉलिसी, व्यापारिक पॉलिसी, जिससे व्यापार में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरा रीजन आपको दिखाई देगा क्या? हमारे जो मेन इंडस्ट्री, मेन उद्योग है, हमारा जो मेन पैसा उसको छीना जा रहा है। चौथा, हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और रीजन आपको क्या दिखाई देगा कि हमारे रीजन को अक्वायर्ड किया जा रहा है। आप पता नहीं कितने ही कारण आप बांट सकते हो। इसलिए आरपी दत्त साहब ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस 3 पार्ट को जब आप समझते हो तो तीनों पार्ट ऑन द एंड आपको किस तरफ नजर आएंगे? एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। इन्होंने हमारा क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया। एजुकेशन भी अगर ये लोग लेकर आ रहे तो एजुकेशन में बोल रहे हैं कि भाई सभी को एजुकेशन नहीं देंगे, एक अपर ग्रुप को दे देंगे, वो निचले वाले को देगा, वो निचले वाले को देगा। इनफिल्ट्रेशन की थ्योरी यहां पर लागू करेंगे, तो वो भी एक गलत साबित हुआ। जींद में 1814 में प्रताप सिंह, छछरौली में 1818 में जोधा सिंह, रानिया में 1818 में जाबित खान, ये थे। पीजेंट रिवोल्ट 1824, जाट सूरजमल एक मुख्य नेता थे जो कि कृषक विद्रोह था। बनवाली में 1835 के अंदर गुलाब सिंह, और कैथल के अंदर 43 में गुलाब सिंह और साहिब सिंह कौर, लाडवा के अंदर 1845 के अंदर अजीत सिंह। ये कुछ लिस्ट मैंने आप लोग को बनवा दी है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर कौन कौन से मेन लीडर हुए हैं। तो ये था आपका कुछ विद्रोह की कुछ लिस्ट। तो आज की क्लास के अंदर जहाँ से चीज़ें शुरू की है मैंने, रिवोल्ट तक कंप्लीट करा दी हरियाणा के पर्सपेक्टिव में। अगली क्लास के अंदर बाकी हरियाणा की जो चीज़ें हैं, जिसे 1885 के अंदर जब कांग्रेस बनी तो कौन कौन मेन लीडर के रूप में आपको दिखाई देगा, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।